अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स पार्ट 1 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बेटा हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले बेटा हमने वेक्टर्स और स्केलर में जो डिफरेंस है उसको डिफाइन किया था। आज बच्चे हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है बेटा इसका दूसरा नाम जो है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप मैथमेटिक्स के अंदर भी इसको डिस्कस करते हो और आप जब भी कोई ग्राफ बनाते हो तो आप उसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही यूज करते हो और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया बच्चे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आज हमारा लेक्चर है। बेटा आप पहले भी कई दफा ग्राफ बनाना सीख चुके हो, मैथमेटिक्स के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर पार्ट 1 में भी आपने सीखा था। लेकिन आज से पहले आपने जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था वो 2 डायमेंशनल था, यानी कि 2D था। जिस तरह आप मूवीज भी देखते हो, आप कहते हो ये 3D मूवी है, 3 डायमेंशंस। आज हम सीखेंगे कि ये 3 डायमेंशंस क्या हैं, 3 डायमेंशंस में क्या चीज पाई जाती है और ये 3 डायमेंशंस क्या चीज है। अब बेटा अगर कभी भी आपने किसी फोटो स्टूडियो में जाके कभी भी अपनी पिक्चर बनवाई हो, तो जब वो पिक्चर आपके पास हार्ड फॉर्म में आती है तो अगर आप उस पिक्चर के ऊपर इस तरह करके हाथ फेरेंगे तो आपको क्या अपना नाक जो है, अपनी नोज जो है, क्या वो फील होगी? कभी भी नहीं फील होगी। लेकिन अगर अभी जिस तरह मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं अपने इस फेस के ऊपर हाथ फेरना शुरू करूं तो ये देखिए दरमियान में ये जो मेरी नाक है ये बाहर की जानब है। समझ आ गई? इस नाक ने कहां ड्रॉ होना है? तीसरी डायमेंशन के अंदर ड्रॉ होना है, थर्ड डायमेंशन में ड्रॉ होना है। अब बेटा जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड है, ये हमारे पास एक प्लेन है, इसके ऊपर आप इंसान का फेस ड्रॉ तो कर सकते हो, लेकिन उसकी वो जो नाक बाहर की जानब निकली हुई होती है उसको आप इसके ऊपर नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये एक प्लेन है, ये स्पेस नहीं है, ये 2 डायमेंशनल शेप है। ठीक हो गया बेटा। तो बहुत सारी फिगर्स, बहुत सारी शेप्स हमारे पास रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनको अगर हमने ड्रॉ करना है, बना के दिखाना है, तो उसके लिए बेटा हमें एक तीसरे एक्सिस की भी जरूरत होती है। अब तक आप एक्स और वाई एक्सिस पढ़ते आ रहे थे, अब हम एक और एक्सिस इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि क्या होगा? जेड एक्सिस होगा। ठीक हो गया बच्चे। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की सबसे पहले बेटा आप डेफिनेशन पढ़िए, द सेट ऑफ 2 और 3। 2 और 3 क्यों कहा है? क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने क्या बताया, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी। कुछ चीजों को हम 2 डायमेंशंस में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को अगर हमने ड्रॉ करना है तो वी रिक्वायर अ थर्ड डायमेंशन, वी रिक्वायर अ थर्ड एक्सिस। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमन बीइंग को ड्रॉ करना चाहते हैं यू नीड थर्ड एक्सिस। जिस तरह आप स्टैचूज बनाते हो तो जो स्टैचूज बने होते हैं वो 3 डायमेंशंस में बने होते हैं, लेकिन जब आप पिक्चर बनाते हो तो वो 2 डायमेंशन में बनी होती है। ठीक हो गया बच्चे। अब बेटा द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक हो गया बच्चे। 3 लाइंस, जिस तरह ये 3 लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, ठीक हो गया, ये तीनों लाइंस जो है ये एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये जो तीनों लाइंस हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। अब बोर्ड के ऊपर ये जो z एक्सिस है ये आपको लग रहा होगा कि ये x और y एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके लिए बेटा देखिए मेरी हाथ की तरफ। अब बेटा फर्ज कर लो ये आपके पास है x एक्सिस, ये जो ब्लू मार्कर है, और ये जो रेड मार्कर है ये है आपके पास आपका y एक्सिस। तो आपका जो z एक्सिस होगा बेटा वो ये होगा। अब अगर आप देखें तो आपको ये तीनों मार्कर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या नजर आ रहे होंगे? परपेंडिकुलर नजर आ रहे होंगे। अब व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये जो तीसरा एक्सिस है ये जो इस तरह नजर आ रहा है ये हकीकत में इस तरह नहीं है, बल्कि इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक हो गया बच्चे। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है और ये आपका क्या है? x एक्सिस है। ये तीनों जो मार्कर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशंस के अंदर। तो तीनों लाइंस जो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और इन 3 लाइंस के नाम क्या क्या हैं? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। वही डेफिनेशन हमने यहां पे लिख दी है। और नीचे मैंने क्या लिखा है बच्चे? ये बुलेट्स में देखें, जो पहला बुलेट बनाया मैंने ये वाला, The lines are termed as x, y and z axis। इन लाइंस के नाम क्या क्या हैं बच्चे? x, y and z axis। और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं?
परपेंडिकुलर होती हैं। उसके बाद बेटा दूसरे बुलेट में मैंने क्या लिखा है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ये दोनों तीनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं कॉमन पॉइंट के ऊपर, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप्स का होता है। इसमें जो पहली टाइप है वो है बेटा टू डायमेंशनल सिस्टम, और इसका दूसरा नाम है प्लेन सिस्टम। और बेटा दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है, 3D सिस्टम, यानी कि 3 डायमेंशनल सिस्टम, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस सिस्टम। ठीक हो गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन हो गई, उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब हम उसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं। वो दो तरह का होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम है बेटा प्लेन सिस्टम। अब बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द सिस्टम if the system consists of two perpendicular lines। अगर आपके पास जो सिस्टम है उसमें जो लाइंस हैं वो दो हैं, यानी दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जिस तरह ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन है। ठीक हो गया बेटा। दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और बेटा ये जितना पोर्शन होगा एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान, ये एक्स एक्सिस, ये जितना भी पोर्शन है, ये सारा का सारा आपका क्या है, प्लेन है। यहाँ पे आप कोई भी चीज क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक हो गया बच्चे। 2 डायमेंशनल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जिसमें सिर्फ दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक हो गया। और वो ऐसी चीजों के लिए होता है जिसको सिर्फ हम प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेटा अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और आपका ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, अगर इसके दरमियान मैं कोई वेक्टर ड्रॉ कर दूं, जिस तरह आपको ये रेड कलर का एक वेक्टर ड्रॉ मैंने कर दिया, इसका नाम हम रख देते हैं वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इतना, यहां से लेके यहां तक, उस डिस्टेंस को मैंने बेटा क्या कह दिया, ए। और इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस इसका वाई एक्सिस से, इसको मैंने क्या कह दिया, बी। तो बेटा ये मैंने क्या बना दिया, एक ऑर्डर पेयर बना दिया। इस वेक्टर ए के ऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ए कॉमा बी। ऑर्डिनेट का पता है ना आपको, या जिसको आप ऑर्डर पेयर भी बोलते हो। ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की, यानी पहला आपकी जो वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और वाई से मुराद उसका वाई एक्सिस से। अब हमने जनरली क्या रख दिया है कि एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस ए है और वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस बी है। और अगर आप बेटा इस वेक्टर का इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे देखें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल व्हिच वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्सिस, व्हिच मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एक्स एक्सिस के साथ आपका जो वेक्टर एंगल बना रहा है उसको आप क्या कर दोगे, कैलकुलेट। अगर आपने एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैलकुलेट कर लिया है और अब आप वाई एक्सिस के साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि टोटल ये एंगल कितना होता है एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान, 90 डिग्रीज का। अब अगर एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल आता है 50 डिग्रीज, अगर एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल आता है 50 डिग्रीज, तो आप 90 में से उस 50 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास जो वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्रीज। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस के साथ अगर आपको एंगल मालूम है तो वाई एक्सिस के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये था आपके पास 2 डायमेंशनल सिस्टम, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी फिगर और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद बेटा आपके पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ आ गई होगी, इफ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आपका जो सिस्टम है वो 3 परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर बनता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक हो गया, 3 लाइन से मिलकर बन रहा है, तो इसका मतलब है ये जो आपका सिस्टम है ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसमें अगर आप ऑर्डिनेट्स देखें तो वो ए बी के साथ आपके पास तीसरा ऑर्डिनेट भी है, जो कि क्या है, सी। ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, बी वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और सी इस वेक्टर का क्या होगा, जेड एक्सिस से डिस्टेंस होगा। अब देखो बेटा, मैंने इस वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ एंगल कैलकुलेट करना है।
एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको मैंने अल्फा कह दिया है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको बीटा कह दिया है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको मैंने क्या कह दिया, ये वाला गैमा। ठीक हो गया, ये वाला आपके पास जो एंगल है, ठीक हो गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 एंगल्स व्हिच वेक्टर मेक्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास तीनों एंगल्स मौजूद होने चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ भी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर एक्स एक्सिस के साथ मालूम है तो वाई एक्सिस का आप 90 में से माइनस करके खुद ब खुद क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बेटा आपके पास क्या है, प्लेन सिस्टम है जिसमें एक ये वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, और ये जितना पोर्शन आएगा, ठीक हो गया, ये सारा का सारा आपका क्या है, प्लेन है। और अगर आप इसमें एक तीसरा एक्सिस इंक्लूड कर देते हो तो अब बेटा ये सारा पोर्शन जो है ये आपकी स्पेस है, समझ आ गई। इसमें आप 3 डायमेंशनल चीज भी ड्रॉ कर सकते हो, जिस तरह इंसानी जिस्म का जो स्टैचू होता है वो 3 डायमेंशंस में ड्रॉ हुआ होता है, ठीक हो गया। और जिस पॉइंट पे ये मिल रहे होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज हैं छोटे छोटे, ठीक हो गया। अब बच्चे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसका यूज कहां पे होता है। जो आपके पास 2D सिस्टम है इसको हम पिक्चर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। और जो 3D सिस्टम है इसको हम मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टैचूज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया बच्चे। तो इसके लिहाज से जो बोर्ड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एंड आल्सो राइट डाउन इट्स 2 ऑफ टाइप्स। या आपसे अलग-अलग भी पूछ सकता है व्हाट इज 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम या 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक हो गया। तो उसमें आपने फिगर के साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बतानी है और बताना है कि आपने अभी 2D सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है वेक्टर, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है। और अगर आपने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन करना है तो उसमें आपको उस वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ एंगल मालूम होना चाहिए, अल्फा यानी कि एक्स एक्सिस के साथ, बीटा यानी कि वाई एक्सिस के साथ, और गामा यानी कि जेड एक्सिस के साथ। उसके बाद बेटा अगर हम आगे चलें तो जब हमने वेक्टर पढ़ा था तो अब हम पढ़ने लगे कि हम 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में भी ये टॉपिक डिस्कस किया था कि वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल्स। हम वेक्टर को किस रूल के जरिए ऐड करते हैं, हेड टू टेल रूल्स। फर्ज कर लो मुझे 2 वेक्टर्स दे दिए जाएं और मुझे कहा जाए कि इन 2 वेक्टर्स को ऐड कर दो, तो बेटा वेक्टर एडिशन इज नॉट लाइक द एडिशन व्हिच वी डू इन मैथमेटिक्स कि 2 + 2 4। वेक्टर एडिशन जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है और हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी सम करना होता है। सो इट्स नॉट लाइक द एडिशन वी डू इन मैथमेटिक्स। इसके लिए हम जो रूल यूज करते हैं वो एक स्पेशल रूल है जो डिजाइन किया गया सिर्फ वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, वो है बेटा आपका हेड टू टेल रूल। अच्छा बच्चे, अब हम हेड टू टेल रूल को डिस्कस करते हैं। हेड टू टेल रूल के लिए हम सबसे पहले हेड टू टेल रूल की स्टेटमेंट लिखेंगे, हेड टू टेल रूल को डिफाइन करेंगे और फिर हम उस रूल की मदद से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करके समझेंगे कि आप 2 वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हेड टू टेल रूल की मदद से ना सिर्फ 2, 3, 4 बल्कि यू कैन ऐड एनी काइंड ऑफ नंबर्स। कितनी तादाद में ही आपके पास वेक्टर्स क्यों ना हो, आप उसको हेड टू टेल रूल्स की मदद से ऐड कर सकते हो। लेकिन सिंपली इस लेवल तक हम 2 या मैक्सिमम 3 वेक्टर्स को ही ऐड करते हैं, तो उसी के लिए हम हेड टू टेल रूल की स्टेटमेंट को भी लिखेंगे, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, draw the first vector as it is. Draw the first vector as it is, मतलब कि जो आपके पास जो 2 वेक्टर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है उसमें से एक को आप फर्स्ट वेक्टर सिलेक्ट कर लो और एक को आप सेकंड वेक्टर सिलेक्ट कर लो, ठीक हो गया बच्चे। अब जो फर्स्ट वेक्टर है आपका, उसके साथ आपने किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं करनी, जिस तरह से वो है उसी तरह से उसको आपने क्या कर देना है,
ड्रॉ कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो स्टेप नंबर 2 होगा वो क्या होगा, नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल को उठा के पहले वेक्टर के हेड के ऊपर रख देना है। अब हम बेटा एक एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट कर लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। फर्स्ट कर लो बेटा हमारे पास ये एक वेक्टर है ए और हमारे पास एक और वेक्टर है और उस वेक्टर का नाम क्या है बी। और हमने इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से क्या करना है, ऐड करना है। तो बेटा हेड टू टेल रूल का फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर एज इट इज। मैं वेक्टर ए को अपना पहला वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं और इसको वो क्या कर रहा है, ड्रॉ एज इट इज। तो इसको आपने ऐसे ड्रॉ कर देना है जैसे ये है, सेम डायरेक्शन में। वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, जिस तरह से ये था उसी तरह से मैंने इसको उतनी ही लाइन ड्रॉ करके उसी डायरेक्शन के साथ इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब बेटा ये वेक्टर की क्या होती है, टेल होती है, और ये वेक्टर का क्या होता है, जहां पे एरो लगा होता है ये वेक्टर का क्या होता है, हेड होता है। अब बच्चे स्टेप नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब क्या करें, सेकंड वेक्टर की टेल जो है उसको ज्वाइन कर दें हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर से। आपने क्या करना है, सेकंड वेक्टर की जो टेल है ये, इसको फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। और आपने वेक्टर बी को उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है जिस डायरेक्शन में वो क्या है, मौजूद है, और उतनी ही लेंथ उसकी रखनी है जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ है। फर्स्ट वेक्टर ऐसे ही सेकंड वेक्टर को उठा के पहले वेक्टर के हेड के ऊपर आपने उसी डायरेक्शन में प्लेस कर देना है। ठीक हो गया बच्चे। अब इन दोनों वेक्टर्स का हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जो इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन को क्या करेगा, शो करेगा। तो अब बेटा रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम स्टेप नंबर 3 करेंगे, और स्टेप नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे, नाउ ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। Now join the tail of first vector with the head of second vector। ठीक हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, ये इसकी टेल है, ये मेरा सेकंड वेक्टर है, ये इसका हेड है। तो ये मैंने इस तरह से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ये जो मेरा वेक्टर अब बना है इसको मैं क्या कह दूंगा, आर। आर किसकी इक्वल है बच्चे, ए प्लस बी। ए प्लस बी को मैंने ऐड किया, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी एडिशन की, और ये एडिशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ए और बी दो वेक्टर्स मौजूद थे, इनको ऐड किया तो ये जो इनका रिजल्टेंट आया ये इन दोनों की एडिशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसी तरह बेटा हम एक दो एग्जांपल्स और कंसीडर करते हैं ताकि अच्छी तरह से हम इसको समझ सके। अच्छा बच्चे फर्स्ट कर लो, ये है मेरा वेक्टर ए और मेरे पास एक और वेक्टर है, ये है वेक्टर बी। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने पहला वेक्टर ड्रॉ करना है एज इट इज। तो पहला वेक्टर, ये वाला वेक्टर एज इट इज मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड वेक्टर आपने कैसे ड्रॉ करना होता है कि उसको पहले वेक्टर के हेड के ऊपर ड्रॉ करना है। तो पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। हो गया ड्रॉ, इसका नाम क्या था, बी। अब हमने क्या ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आप कैसे ड्रॉ करते हो, पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से क्या कर देते हो, मिला देते हो। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। इस मेथड के जरिए आप कोई से भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। अब लास्ट पे बेटा हम इस तरह से करते हैं कि कोई एक एग्जांपल इस तरह की करते हैं कि हम तीन वेक्टर्स को ऐड करके देखते हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करना आसान है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये ले बच्चे, एक वेक्टर ले लिया मैंने ए, उसके बाद बच्चे ये मेरे पास एक और वेक्टर है बी, और अब मैं एक तीसरा वेक्टर भी ले लेता हूं और ये मेरे पास है तीसरा वेक्टर सी। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे, तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। ए मेरा पहला वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है और सी तीसरा वेक्टर है। अब बच्चे सबसे पहले पहला वेक्टर हमने कैसे ड्रॉ करना होता है, एज इट इज।
जैसे वो है वैसे ही उसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड पे ड्रॉ करना होता है, दूसरा वेक्टर बी इसको पहले वेक्टर के हेड पे क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, और इसकी लेंथ और डायरेक्शन वही रहनी चाहिए। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद अब तीसरा वेक्टर, तो तीसरा वेक्टर अब आप क्या करोगे, वो दूसरे वेक्टर के हेड पे रखोगे। दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर के हेड पे रखा, तो तीसरा वेक्टर जो है वो आप पहले वेक्टर के हेड के ऊपर रख दोगे, और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मौजूद है। हो गया तीसरा वेक्टर ड्रॉ। अब हमने इन तीनों वेक्टर्स का क्या ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट। तो वो कैसे ड्रॉ करोगे, पहले वेक्टर की जो टेल है ये वाली, इसको आखिरी वेक्टर के हेड के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। So that's how we can add any number of vectors by using head to tail rule. हम 3 स्टेप्स में ये काम करते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले वेक्टर्स को एज इट इज ड्रॉ करते हैं, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड के ऊपर, और अगर तीसरा वेक्टर है तो उसको फिर दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर, और लास्ट में हम क्या करते हैं कि पहले वेक्टर की जो टेल होती है उसको आखिरी वेक्टर के हेड से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड हेड टू टेल रूल। जज़ाकल्लाह।